अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। प्रवास साक्षी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ खड़ो तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर में। लगातार ऐसा प्रकरण भी सामने आया है और हमने तमाम नेताओं से बात करने की कोशिश भी की थी। आरोप और प्रत्यारोप का एक सिलसिला जारी हुआ। यह सिलसिला तब जारी हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वितीय कार्यकाल का 2 वर्ष पूरा हुआ। उसके उपरांत विपक्ष के नेताओं ने, वो युवा नेता हों चाहे वरिष्ठ नेता हों, उन लोगों ने आरोप लगाया कि जब कोरोना समाप्ति की तरफ है तब इन तमाम नेताओं का मेढक की भांति बाहर आना, सैनिटाइजेशन करवाना, मास्क वितरण करवाना, सैनिटाइजर वितरण करवाना, ये कहाँ तक तर्कसंगत है। इन्हीं आरोप प्रत्यारोपों पे हमसे खास बातचीत के लिए निवर्तमान प्रदेश सचिव समाजवादी छात्र सभा से श्री शंकर जी गौड़ जुड़े हुए हैं। उनसे बात करेंगे, क्या कुछ कहना। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों आरोप प्रत्यारोप का दौर आप लोगों द्वारा लगातार उठाया जा रहा है? काम तो कर रहे हैं ना, वो सेवा ही संगठन जो उनका संकल्प है वो उसके तहत काम कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी राजनीति और आरोप प्रत्यारोप। देखिए, कोई राजनीति नहीं है। पहले तो प्रवास साक्षी न्यूज़ के माध्यम से और आपके माध्यम से कहूँगी, जिस प्रकार से गंभीर विषयों पे आप लगातार चर्चा करते हैं, विषयों को उठाते हैं, इसके लिए मैं बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा। पहली बात, कोई राजनीति नहीं कर रहा है। मेरा सीधा सा एक सवाल है और एक प्रश्न है कि जिसको जिम्मेदारी जो मिली है, जिसको अगर नेतृत्व की क्षमता मिली है, नेतृत्व मिला है, तो उसे क्या इस आपात स्थिति में काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जब भीषण युग था, भीषण काल था, तो सभी लोगों ने काम किया, जितने सामाजिक लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लोग हैं। लेकिन जो लोग पदों पे हैं, जिन लोगों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बनती है, जिनको जिम्मेदारी निभाना चाहिए, जिनको जनता ने बनाया है, क्या वो लोग विमुख हो जाएंगे ऐसे आपात स्थिति में? और लोगों विमुख हो गए। आप किसी को भी पकड़ लीजिए जो पदों पे है, जो सरकार की स्थिति है, सरकार ने बिल्कुल शिथिल छोड़ दिया। और अब जाकर जब स्थिति सामान्य हो रही है, जब स्थिति सामान्य हो रही है, तो ये लोग केवल फोटोबाजी करने के लिए, मीडियाबाजी करने के लिए, लोग केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए, खास करके सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता और पदाधिकारी, ये लोग जाकर आडंबर रच रहे हैं, ढोंग रच रहे हैं। देखो हमने क्या किया। मैं पूछता हूँ कि जब लोग मरते रहें, जब लोग वैक्सीनेशन के लिए मरते रहें, रेमडेसिविर के लिए मरते रहें, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मरते रहें, तो आखिर ये लोग कहाँ थे, किस घर में छुपे थे, किस बिल में ये लोग छुपे थे कि अब ये आ रहे हैं। जब सारी स्थिति सामान्य हो गई, सारी स्थिति चल रही, तब ये लोग कहाँ हैं? तब तो ये लोग नहीं थे, अब ये लोग आ गए हैं, क्योंकि इनको राजनीति करनी, इनको चुनाव दिख रहा है। लेकिन जनता भली भांति जानती है कि कौन उनके लिए काम आता है, कौन उनके लिए काम नहीं आता है। और एक बात और बताऊं आपको कि बहुत ही ये चीज़ें हैं कि बरसात आ गया, बरसात आने के बाद जैसे मेढक निकल आते हैं, उसी प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं कि जब इनको लगता है कि अब हमारी स्थिति खराब हो रही है, चलो काम करते हैं। काम करने से कोई मतलब नहीं। जनता के बीच जो बातें हैं, जनता ने खून के आंसू रोए हैं, कई लोगों ने अपने परिजन को खोया है। और आपने एक सवाल किया कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। जिसको जिम्मेदारी मिली है वो जिम्मेदारी निभाए ना। अगर आप नहीं निभा पाते हैं तो आप जनता को जवाब क्या देंगे? आप ये कह कर आए थे कि हम विकास देंगे, आप ये कह के आए गए हम हॉस्पिटल देंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे। लेकिन जब आपात स्थिति थी, इस देश को ऑक्सीजन वेंटिलेटर गोरखपुर वालों की आवश्यकता थी, उत्तर प्रदेश वालों की आवश्यकता थी, तो आप अपने घरों में सुरक्षित थे, आप अपने घर से राजनीति कर रहे थे। लेकिन अब जब सही हो गया तो आप कुछ सामान लेकर आते हैं, बांटते हैं, इससे हो जाएगा? जितने लोग मरे हैं क्या वापस ला पाएंगे? सांसद जी का कहीं वीडियो मैंने देखा, गोरखपुर के कोई एक घर सैनिटाइज किया, उन्होंने कहा कि मेरा गांव सबसे सुरक्षित। ये आखिर क्या है? वैक्सीनेशन के नाम पे बहुत बड़ी धांधली हो रही। केवल भाजपा के कार्यकर्ताओं का, भाजपा के पदाधिकारियों का 18 वर्ष के चीज़ों में वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है। बाकी रजिस्टर होने के बाद भी वैक्सीनेशन की सुविधा नहीं मिल रही है। और सरकार फर्जी विज्ञापन देके कि हम 1.5 करोड़ लगवा दिए, 1 करोड़ लगा दिए, फर्जी विज्ञापन है। बाकी कोई काम ये सरकार नहीं कर रही है, पूरी तरीके से विफल है। आप क्योंकि शिक्षा और शिक्षार्थी दोनों वर्ग से आप जुड़े हुए हैं, छात्र सभा का नेतृत्व भी आप करते रहे हैं। सामने एक मसला आया कि सीबीएसई बोर्ड ने 12th की 12वीं की परीक्षा जो है वो रद्द कर दी है। तो आप लोगों ने डिमांड कर दिया, हंसी मजाक में ही आप लोगों ने ये कह दिया कि जिस तरीके से बीसीसीआई के कहने पे आईपीएल को दुबई में कराया जा रहा है, क्यों नहीं कोई ऐसा देश चुन लिया जाता जो सुरक्षित देश हो, वहाँ पे सीबीएसई का पेपर करा दिया जाए। और फिर आपने कहा कि अगर सीबीएसई की पेपर रद्द हुई है तो क्यों नहीं, अगर रद्द ही हो गई तो क्यों नहीं यूपी बोर्ड की रद्द की जा रही है। आप लोगों ने मुख्यमंत्री से ये प्रश्न किया था, क्या कहना चाहते हैं उस पर? देखिए, बीसीसीआई एक औद्योगिक धंधा व्यापार कंपनी है। उसको देश से, और जो देश के खिलाड़ी हैं ना, मैं बहुत आहत हूँ ऐसे खिलाड़ियों से। हमारा युवा पीढ़ी क्रिकेट बहुत देखता है, युवा पीढ़ी क्रिकेट के दीवाने हैं। लेकिन ये क्रिकेटर जब देश में हमारी तरफ एक तरफ लोग मर रहे थे तो ये लोग क्रिकेट खेल रहे थे। अगर इन क्रिकेटरों में कोरोना नहीं आया होता तो अब तक ये क्रिकेट आईपीएल खेल रहे होते।
तो ये पैसा उगाहो कंपनी जो है विज्ञापन बेचती है। बीसीसीआई ने दुबई कराया, जहाँ कराया वो उसका विषय है, वो देशभक्त नहीं हो सकते। दूसरी बात, मैं ज़रा भी नहीं कहूँगा कि सीबीएसई बोर्ड या कोई बोर्ड किसी दूसरे देश में कराया जाए। हमारे देश में पर्याप्त जगह है, पर्याप्त चीज़ें हैं, पर्याप्त व्यवस्था है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब स्थिति सामान्य नहीं है, जब स्थिति भयावह हो रही है, जब तीसरा लहर आने की संकेत मिल रहे हैं, WHO से लगाए तमाम डॉक्टर और वैज्ञानिक कह रहे हैं कि इससे बड़ा खतरा बच्चों पे आ सकता है। जिस प्रकार से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा स्थगित की गई, कैंसिल निरस्त नहीं किया गया है, स्थगित की गई, उसी प्रकार से क्यों नहीं यूपी बोर्ड की 12वीं और हाई स्कूल की परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए। स्थिति जब सामान्य होगी तब ये पेपर कराया जाए। इस पेपर को तब तो कराना चाहिए ना। और आप सीबीएसई के बच्चों को विद्यार्थी यूपी बोर्ड का विद्यार्थी नहीं है। आखिर दोनों बातों को समझना पड़ेगा ना। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा अगर स्थगित कर दी गई तो यूपी बोर्ड की परीक्षा स्थगित कर दी जाए। मैं कह रहा हूं कि इन बच्चों पे अगर कोरोना पाया गया तो जो लहर अभी थोड़ा सा सामान्य स्थिति हुई, आप देख रहे हैं कि संख्या कम हो रही है, कई जगह अनलॉक हुए हैं, पूरे प्रदेश में और देश में कई जगह अनलॉक हुए हैं। यही स्थिति अगर ये बच्चे कोरोना अपने घर पे लेके जाएंगे, फिर ये स्थिति असामान्य हो जाएगी, फिर इन बच्चों की दिक्कत बढ़ जाएगी, फिर उनके परिवार को, और फिर देश में ये दूसरा लहर नहीं बीत पाएगा। ये तो खत्म होने का कगार पे लेकिन नहीं जा पाएगा, क्योंकि सरकार कोई काम नहीं करेगी। सरकार विफल है, शिक्षा नहीं दे सकती, शिक्षा तो बात, स्वास्थ्य नहीं दे सकती है, व्यवस्थाएं नहीं दे सकती है। सारी मौतें, सारी मृत्यु कोरोना से केवल इस आधार पर हुई क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार हर मोर्चे पे विफल रही है। दवाओं से लेकर, ऑक्सीजन से लेकर, दवा एक वैक्सीनेशन और क्या कहते हैं, ऑक्सीजन को और जो है इंजेक्शनों को लेकर काला बाजारी चरम पे था सरकार के नेतृत्व में। मुझे लगता है कि और खाद्य सामग्री हर चीज़ चरम पे था। तो इस पेपर होने की वजह से और ये व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ये व्यवस्था नहीं होना चाहिए। यूपी बोर्ड की परीक्षा स्थगित की जाए और आवश्यकता पड़े और समान स्थिति ना हो तो प्रमोट किया जाए विद्यार्थियों को। लेकिन जिस प्रकार से सरकार और विश्वविद्यालय, जैसे कई आप गोरखपुर विश्वविद्यालय लेंगे, गोरखपुर विश्वविद्यालय लगातार मनमानी कर रहा है। कुछ दिन पहले एक लेटर जारी हुआ, यहाँ पे कोई शपथ दिलाने कुलपति जी ने किया था। एक तरफ सरकार ये कह रही है कि हम विश्वविद्यालय बंद रखेंगे, जिम बंद रखेंगे, सिनेमाघर बंद रखेंगे, लेकिन एक संस्था का प्रमुख अपने अड़ियल रवैये के नाते प्रोफेसरों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों की जिंदगी को दांव पे लगाकर हमने गोरखपुर विश्वविद्यालय से कई अध्यापकों को खो दिया। समाजशास्त्र के मानवेंद्र जी को खो दिया, एक श्रीवास्तव सर थे इकोनॉमिक्स के, उनको खो दिया। कई प्रोफेसर और शिक्षक कर्मचारियों को हमने खो दिया, उनके परिजनों को हमने खो दिया। कुछ विद्यार्थी परिवार भी ऐसे होंगे, सबके प्रति मेरी संवेदना है, मैं विनम्र श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूं। लेकिन इसका अड़ियल रवैया क्या है, मैं आपको और एक घटना बता दूं। पूरे कार्यकाल में जितना कोरोना फैला था, इस कोरोना काल में कुलपति जी ने दीक्षांत समारोह किया और कुलपति जी ने, प्रोफेसर राजेश सिंह जी ने अपना कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव था, उन्होंने छुपाए रखा और उन्होंने बच्चों को गोल्ड मेडल दिया। ये बात बाद में उजागर हुई कि अब ये निगेटिव हो गए। जब वो निगेटिव हुए तब बताया, लेकिन जब तक पॉजिटिव थे तब तक इन्होंने कोरोना घूम के बताया एक एक प्रोफेसरों को। आप जानते, दीक्षांत विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा त्यौहार होता है, उसमें सारे प्रोफेसरों से मिलना, कौन गोल्ड मेडलिस्ट है, कौन क्या है, कैसे डिग्री जानी, कैसे कार्यक्रम होने हैं, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन इन्होंने अपना कोरोना की बात छुपाई रखी। हमने इसमें कई प्रोफेसर खो दिए, कई शिक्षक खो दिए, कई कर्मचारी खो दिए। इसकी जिम्मेदारी कौन है? ऐसे ही तमाम संस्था के ऐसे अड़ियल और गैर जिम्मेदाराना पदाधिकारी और अधिकारी हैं, कुलपति है, प्रोफेसर हैं, वो अधिकारी हैं जो अपने अड़ियल रवैये की वजह से लोगों की जान को खतरा ले रहे हैं। ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, सरकार सख्त करे और सरकार का जो नियम उसका पालन होना चाहिए, क्योंकि कोई भी सरकार व्यवस्था तभी चल सकता है जब वहाँ कानून का पालन हो, और कानून और संवैधानिक काम करने से ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। आप जैसे तमाम और भी युवा नेताओं से हमने बात की, उनका भी ये कहना है कि प्रधानमंत्री भी अपने हैं, मुख्यमंत्री भी अपने हैं, उसके बावजूद आपके शीर्ष नेताओं को लगातार पत्र लिखना पड़ रहा है, मुआवजों की बात कहनी पड़ रही है। आपके श्रद्धेय अखिलेश यादव जी लगातार जो शिक्षकों की मृत्यु हुई थी त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के अंतर्गत में, वो एक एक परिवार के सदस्य को फ़ोन कर रहे हैं और ये आश्वासन दिला रहे हैं कि हम आपको मुआवजे के लिए, आपके लिए हम खड़े हैं। क्यों ऐसी क्या स्थिति आ गई कि विपक्ष के नेताओं को आना पड़ रहा है लोगों को सांत्वना देने के लिए? अगर सरकारी खजाने से पैसा शिक्षकों के परिजन को देना पड़ेगा तो बेसिक शिक्षा मंत्री हरीश द्विवेदी जी क्या गैर कानूनी तरीके से ज़मीन कहाँ से खरीदा पाएगा? आप देख रहे हैं ना कि लगातार ज़मीनों की बड़ी बड़ी खेप बेसिक शिक्षा मंत्री हरीश द्विवेदी जी ने बना रखा है। गोरखपुर से लगाए, सिद्धार्थनगर से लगाए, और पता नहीं अनगिनत पूरे उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ ज़मीन, केवल एक मंत्री का ये है। अपने भाई को EWS पे उन्होंने एडमिशन दिला दिया, और इतना बेशर्म बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, इतने बेशर्म है कि कहते हैं केवल 3 शिक्षक मारे गए, बल्कि ये संख्या शिक्षक सभा के माध्यम से बताई जाती है कि हज़ारों में है।
हजारों में लोग, कई मैंने चैनल पे देखा, आप ही चैनल पे और तमाम चैनलों पे देखा, कई गर्भवती महिलाओं वो निवेदन करती रह गई सरकार से, बेसिक शिक्षा मंत्री और बेसिक शिक्षा अधिकारी से, कि हमारी ड्यूटी ना लगाई जाए, हम गर्भवती हैं कोरोना काल में मतगणना में, लेकिन उनका भी जबरन लगाया गया और आज वो मौत के कगार पे। ये सारा मिसमैनेजमेंट नहीं है, ये सरकार का जो ठीकरा है, सरकार जो बहबाई लूटना चाह रही थी, सरकार जो अपना ध्यान दे, आप समझिएगा, विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार प्रधानी और जिला पंचायती का चुनाव कराना चाहती थी, उसमें जबरन मतदान कराए, जबरन वोटों का गिनवाना, वो चाहती थी कि हमारे लोग जल्द से जल्द चुन जाए जिससे सरकार को लाभ हो। लेकिन उसके चक्कर में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार के नेतृत्व में उन लोगों को मौत बांटने का काम हुआ। आज शिक्षकों के एक एक परिवारजनों को क्या देखेगा। श्रद्धेय अखिलेश यादव जी हैं, सबसे लिस्ट मंगाकर पूरे वार्ड वाइज, जिले वाइज, हर ग्राम सभा वाइज शिक्षकों का लिस्ट मंगा के उनके परिवार से बात कर रहे हैं। आप सोचिए कि जो मुख्यमंत्री नहीं है, जो नेतृत्व में नहीं है, जो सरकार में नहीं है, वो सरकार का काम कर रहे हैं, वो उनसे बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ मुआवजा एक अलग जगह लगा दीजिए, लेकिन जब किसी के घर में पीड़ा होती है, अगर उसके वहाँ सांत्वना की बात हो, उससे संवेदना व्यक्त करने की बात हो, तो माननीय अखिलेश यादव जी सबसे पहले इस निकारे और निकम्मे मुख्यमंत्री से पहले होते थे। अगर ये लोग इतना कर पाते, शिक्षा मंत्री इतना कर पाते, तो शिक्षकों के मौत पे ये नहीं करते। बल्कि बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी एक पेशे से शिक्षक भी हैं, उनके परिवार में उनकी पत्नी भी शिक्षक हैं, तमाम लोग उनके वहाँ हैं, लेकिन वो शिक्षकों को लेकर ऐसा करते हैं। या तो देखिए दो बात, या तो मुख्यमंत्री का बयान गलत होगा मुझे लगता है, या तो जो है मंत्री जी का बयान गलत होगा। आखिर बात किसकी है। और यहाँ तक मैं जानता हूँ पिछले कोरोना काल में एक एक अध्यापकों ने चंदा इकट्ठा करके, पैसा इकट्ठा करके सरकार को इस कोरोना काल में लड़ने को दिया था। लेकिन ये सब क्या होगा, असंवेदनशीलता, इन लोगों का व्यक्तित्व और नेतृत्व दोनों मर चुका है। इसलिए भाजपा का चल चरित्र, चेहरा और काम में बहुत अंतर है। लोग मरते हैं तो मरे, लोग करते हैं करे। पहले तो ये इनको कोरोना दे देंगे, कोरोना देने के बाद ऑक्सीजन नहीं देंगे, कोरोना मिलने के बाद ये उनको दवा नहीं लेने देंगे, और जो गरीब आदमी और आम लोग खरीदने जाएंगे तो उसका कालाबाजारी ज़्यादा हो जाएगा। तो आखिर आदमी जाए कहाँ। हॉस्पिटलों की स्थिति आप देख रहे थे कितना भयावह था, आप लगातार खबर कर रहे थे कि यहाँ वहाँ एम्बुलेंस की अव्यवस्था, जो है हॉस्पिटलों की अव्यवस्था, खाली रहते, एक एक वेंटिलेटर सीट की 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 लगातार ऐसी चेन मिली थी। सरकार कहीं ना कहीं इस मोर्चे पे विफल रही है और अपनी गलत नीतियों के कारण लोगों को मौत बांटने का काम किया। बिल्कुल। कोई विशेष सुझाव, चूँकि आप वरिष्ठ नेताओं के भी एक श्रेणी में आते हैं, छात्र नेताओं के साथ साथ आप छात्रों के हितों की भी बात लगातार करते आ रहे हैं, कोई छात्र हितों के लिए कि हाँ ऐसा हो जाना चाहिए, कोई आपका विशेष सुझाव अगर आप सरकार से कहना चाहते हैं, मौजूदा सरकार से? देखिए, मौजूदा सरकार से मेरा यही निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी से और खास करके महामहिम राज्यपाल महोदया जी से, कि जो कोरोना काल में सारे उद्योग धंधे, सारे व्यापार, सारे दुकानदार सब बहुत परेशान हैं, सब बहुत इस कोरोना काल में आर्थिक मंदी आई है। सरकार ने लॉकडाउन लगाया लोगों की जान बचाने के लिए, तो जनता ने भी भरपूर लोगों का सरकार की मदद की, उसका पालन किया, लॉकडाउन अच्छे से चल सके। लेकिन ये स्थिति बहुत भयावह है, अभी भी बहुत भयावह है, स्थिति बहुत भयावह है और लोगों के आर्थिक धंधे बंद हो गए। तो मैं सरकार से और माननीय राज्यपाल महोदय से यही निवेदन करना चाहूँगा, जो विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और इंटर कॉलेजों में एडमिशन होने हैं, जैसे फॉर्म निकल गए हैं, एडमिशन होने, इसको निःशुल्क कर दिया जाए, इसका शुल्क न लिया जाए, क्योंकि हर गरीब माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चों की शिक्षा हो पाए, उसके बच्चों की व्यवस्था हो पाए, चाहे वो किसी वर्ग का हो। मैं वर्ग विभेद इसमें नहीं करता हूँ, उनकी व्यवस्था देखते हुए विश्वविद्यालय, महाविद्यालय जो है और जो इंटर कॉलेज है उसमें निःशुल्क एडमिशन, प्रवेश दिया जाए, जिससे कि उनके बच्चे पढ़ सके। और जहाँ तक दूसरी बात है, मैं बहुत अच्छा एक बात कहूँगा, मेरे मन में बहुत दिनों से चल रहा था कि अगर इंटर कॉलेज खोले जाते हैं, जब भी संभवतः खोले जाएँ, विश्वविद्यालय खोले जाते हैं, तो जो वैक्सीनेशन का एक अभियान है, एक महाअभियान है, यहाँ पे जो विश्वविद्यालय के विद्यार्थी पढ़ते हैं, एक सूची है हमारे पास 2,000-3,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। हम ये अगर वो महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंटर कॉलेज वो जिला प्रशासन को दे कि हमारे पास 3,000 विद्यार्थी हैं, इनको वैक्सीनेशन लगना है, 3,000 में से उनका सबके पास नंबर भी है, तो बहुत अच्छे से आसानी से उन विद्यार्थियों को वैक्सीन लग सकता है, जिससे इस अभियान को और बल मिलेगा। और दूसरी बात जहाँ तक है कि तीसरा लहर जो बच्चों का आने वाला है, मैं कहता हूँ पूर्व की घटनाओं को देखते हुए इस बार उससे पहले हम अच्छे वेंटिलेटर बेड की व्यवस्था कर लें, और अस्थायी हॉस्पिटल हम बनवा सकते हैं, वो भी बनवा लें, और जो आवश्यकता सामानों की, दवाइयों की, इसके लिए एक टीम गठित कर दी जाए, एक कोऑर्डिनेटर टीम गठित कर दिया है, हेल्पलाइन नंबर जारी हो कि कहीं कोई गाँव का हो या कोई शहर का हो, किसी का बच्चा हो और उसको दिक्कत, जरा भी दिक्कत आती है तो पास में ही स्वास्थ्य केंद्र में कर दे। और कहीं ना कहीं हर ग्राम सभा, हर वार्ड में एक स्वास्थ्य केंद्र जरूर बनाया जाए, 3 बेड का, 2 बेड का, 5 बेड का, 10 बेड का, हर ग्राम सभा और हर स्वास्थ्य केंद्र, चाहे शहर में हो चाहे ग्राम सभा में हो, ये सरकार करे। और मैं सरकार से उस स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से एक कोऑर्डिनेशन अधिकारी नियुक्त करे, उस मोहल्ले के कुछ श्रेष्ठ जनों को, कुछ वरिष्ठ जनों को, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को उसको कोऑर्डिनेटर करने के लिए देखे कि कहीं कोई कमी रह जाए तो बताए। देखिए, विरोध अपनी जगह है, लेकिन लोगों का जान बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। किसी नौनिहाल
बच्चों को ये तकलीफ ना हो। मैं ये भी चाहूँगा, चाहे वो किसी का हो, बच्चे होते हैं, कोई दिक्कत में ना हो। सरकार अगर ये व्यवस्था कर लेती है तो बहुत बहुत अच्छा काम होगा और बच्चों की जान बच जाएगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी। हमारे साथ है शिवशंकर जी गौड़। उन्होंने अपनी बात कही, सुझाव भी दिया, और जाहिर सी बात है तीसरी लहर बच्चों के लिए कही जा रही है, तो उन्होंने एक प्रक्रिया बताया किसके तहत हम महामारी से बच सकते हैं। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क।